नमस्कार साथियों, आज हम लोग संपत्ति के अधिकार पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज की तारीख में भारतीय नागरिकों को संपत्ति का किस प्रकार का अधिकार प्राप्त है। क्या ये अधिकार मौलिक अधिकार है, क्या ये अधिकार संवैधानिक अधिकार है या केवल एक ये विधिक अधिकार है। क्या इस अधिकार की प्रकृति रह गई है। इस मुद्दे पर प्रायः विवाद होता रहता है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार की स्थिति क्या है। और दूसरी चीज़ ये है कि भारतीय संविधान में जो मूल स्थिति थी मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को रखा गया था, उसमें क्यों परिवर्तन हो गया है और क्यों उसको एक संवैधानिक अधिकार के रूप में परिभाषित करने की कोशिश की गई है, विधिक अधिकार के रूप में परिभाषित करने की कोशिश की गई है। तो इन मुद्दों पे प्रायः चर्चा होती रहती है और आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। जल्दी से पहले ये समझ लेते हैं कि जो फंडामेंटल राइट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं और सामान्य लीगल राइट हैं, विधिक अधिकार हैं, इन तीनों में फ़र्क क्या होता है। देखिए, जो फंडामेंटल राइट हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो संविधान में हमको मौलिक अधिकारों के चैप्टर में भाग 3 में दिखाई देते हैं। और इनकी सबसे ख़ास बात यह है कि इन मौलिक अधिकारों का यदि कोई हनन करता है, कोई भी सरकार हनन करती है, तो आप उसके लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये इसकी सबसे ख़ास बात है। दूसरी चीज़ ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, संवैधानिक अधिकार होता है, वो संवैधानिक अधिकार क्या है और कैसे मौलिक अधिकारों से भिन्न है। देखिए, संवैधानिक अधिकार वे अधिकार हैं जो आपको संविधान में तो दिए गए हैं लेकिन मौलिक अधिकारों के चैप्टर में नहीं रखे गए हैं। अर्थात हमारा संविधान 395 आर्टिकल का संविधान है और इसमें मौलिक अधिकारों के चैप्टर के बाहर जो आपको अधिकार प्राप्त हैं, वो सारे के सारे आपको एक प्रकार से संवैधानिक अधिकार हैं। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आपको राइट टू वर्क रखा गया है, तो राइट टू वर्क बिकम्स योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसी प्रकार से और बहुत सारे अधिकारों की चर्चा की गई है और उनको हम संवैधानिक अधिकार कहते हैं। संवैधानिक अधिकारों की स्थिति यह है कि उसके इन्फोर्समेंट के लिए, अगर संवैधानिक अधिकारों का वायलेशन होता है तो उसके इन्फोर्समेंट के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आपको नीचे के न्यायालयों से उसको शुरू करना पड़ेगा। और जो सामान्य विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार संविधान में वर्णित नहीं होता है। विधिक अधिकार वह अधिकार होता है जो कि कानून बनाकर संसद या राज्यों की विधानसभाएं हमें देती हैं और इसलिए विधिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में कतई नहीं होता है। और ये जो अधिकार होते हैं, जो विधिक अधिकार होते हैं, ये अगर इनका कोई उल्लंघन होता है तो सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा आपको इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है या आपको इसकी स्थापना के लिए निचली अदालतों से मुकदमा शुरू करना पड़ता है। अब जानते हैं कि जो हमारे यहाँ संविधान में प्रारंभ में जब हमारा मौलिक संविधान बना था, तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि संपत्ति का मौलिक अधिकार हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार था। और ये अधिकार वास्तव में अगर इसके स्वतंत्रता के पहले आप जाएं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जाएं, तो उसमें एक सेक्शन था 299(1) और 299(1) में ये लिखा हुआ था कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन ब्रिटिश इंडिया सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अर्थात उस समय चूंकि हम लोग अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत थे, इसलिए उसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। तो उसमें जो सेक्शन 299(1) ऑफ 1935 एक्ट है, वो ये कहता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में किसी भी भारतीय को कि बिना कानूनी प्रक्रिया के या कानूनी शक्ति के उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये उसमें ख़ास बात कही थी और इस प्रकार से प्रॉपर्टी राइट्स को एक प्रकार से महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था कि उसको अगर आपको हनन करना है या उसको अधिग्रहण करना है किसी की संपत्ति का, तो उसके लिए एक विधि सम्मत प्रक्रिया होनी चाहिए। अर्थात देयर शुड बी सम अथॉरिटी इन लॉ, जिससे कि आप किसी व्यक्ति के संपत्ति का अधिग्रहण कर सकें, संपत्ति के अधिकारों का कर सकें। जब हमारा संविधान बनाया गया तो हमारे संविधान में 2 प्रावधान ऐसे रखे गए जो कि फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में थे। एक रखा गया आर्टिकल 19(1)(f) और दूसरा रखा गया आर्टिकल 31। ये 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमारे संविधान में रखे गए जो
पहला है 19(1)(f) जो अब प्रावधान है संविधान में, वो कहता था कि द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी वो आपको दी गई थी। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार की संपत्ति को प्राप्त करने, उसको अपने पास रखने या उसका निस्तारण करने का या उसको विक्रय करने का मौलिक अधिकार दिया गया था। एक तो ये अधिकार दिया गया था, दूसरा अधिकार आर्टिकल 31 में दिया गया था और वो एक प्रकार से सेक्शन 1935 एक्ट जो एक्ट था उसका सेक्शन 299(1) का एग्जैक्ट रेप्लिका था, जिसमें कहा गया था कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अर्थात बिना कानून की प्रक्रिया के, बिना कानून की अथॉरिटी के किसी को भी उसकी संपत्ति से डिप्राइव नहीं किया सकता, वंचित नहीं किया सकता है। और जो ख़ास चीज़ ध्यान रखने की ये है कि चाहे एक्ट ऑफ 1935 रहा हो और चाहे वो हमारा मूल संविधान रहा हो, आर्टिकल 31 या आर्टिकल 19(1)(f) रहा हो, इन दोनों में व्यक्ति शब्द का उल्लेख किया गया, नागरिक शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि संपत्ति का मौलिक अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को प्राप्त था, चाहे वो यहाँ के नागरिक रहे हों और चाहे वो यहाँ के नागरिक नहीं रहे हों। लेकिन 1978 में संविधान का 44वां संशोधन किया गया और उस 44वें संशोधन के द्वारा इन दोनों आर्टिकल्स को संविधान से हटा गया। आर्टिकल 19(1)(f) को भी हटा दिया गया और आर्टिकल 31 को भी हटा दिया गया। अर्थात संपत्ति के मौलिक अधिकार को एक प्रकार से भारतीय संविधान से समाप्त कर दिया गया। तो प्रश्न ये है जो महत्वपूर्ण है कि ऐसा हुआ क्यों भारत में संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया? ऐसी क्या समस्या थी कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखने से सरकार को कोई समस्या आ रही थी? और आइए उस समस्या को देखते हैं। एक्चुअली हुआ ऐसा कि संविधान जब हमारा बना, उस संविधान के बनने के बाद संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 में जो वर्णित था, वो एक बहुत बड़ा अवरोध बन रहा था सरकार के सामने। और सरकार जिस प्रकार से भूमि सुधार करना चाहती थी, सरकार जिस प्रकार से लैंड रिफॉर्म्स करना चाहती थी, सरकार जिस प्रकार से समाजवादी पैटर्न लगाना चाहती थी या कुछ वामपंथी कार्यक्रम लागू करना चाहती थी, उसमें सारे के सारे कार्यक्रमों में लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे और ये कहते थे कि ये तो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। लिहाजा चाहे वो बिहार रहा हो हाई कोर्ट, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट रहा हो, चाहे कलकत्ता हाई कोर्ट रहा हो, कहीं पे भी अनेक हाई कोर्ट्स ने सरकार के तमाम और राज्यों के तमाम कानूनों को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि उन्हें लगा कि इससे कहीं आर्टिकल 31 का उल्लंघन होता है। तो इसलिए एक आवश्यकता ये महसूस हुई कि अगर भारत में सामाजिक न्याय, समानता और सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के कमिटमेंट्स को हमको लागू करना है, तो हमें फंडामेंटल राइट्स टू प्रॉपर्टी के ऊपर विचार करना पड़ेगा, पुनर्विचार करना पड़ेगा कि वास्तव में उसको फंडामेंटल राइट रखा जाए या उसको नहीं रखा जाए। और इस प्रकार से इस मुद्दे पर व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में हमेशा एक प्रकार की कशमकश चलती रही और व्यवस्थापिका इस प्रकार के कानूनों को बनाना चाहती थी, भूमि सुधार को लागू करना चाहती थी, देश में समानता को भी तरजीह देना चाहती थी, जबकि न्यायपालिका ये कहती थी कि भाई जब तक आपके संविधान में फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है, आर्टिकल 19 में 1(f) है और आर्टिकल 31 है, तब तक हम बेबस हैं, तब तक हमें अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, उनके मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आइए कुछ इसका क्रम देखते हैं कि किस क्रम से ये अपने 1978 में 44th अमेंडमेंट तक ये मुकदमा पहुंचा, ये मुद्दा पहुंचा। पहला केस ये हुआ कि बिहार, इलाहाबाद, कलकत्ता हाई कोर्ट्स ने जब बहुत सारे कानूनों को निरस्त करना शुरू किया और ये पाया कि वो अनुच्छेद 31 के अगेंस्ट हैं, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हैं, तो सरकार ने सबसे पहला संशोधन भारतीय संविधान में किया 1951 में। और उस संशोधन में उन्होंने आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B ये दो नए प्रावधान जोड़े। अभी तक केवल आर्टिकल 31 था, लेकिन अब उन्होंने आर्टिकल 31A भी जोड़ा और आर्टिकल 31
31B जोड़ा। और इन आर्टिकल से उन्होंने के व्यवस्था क्या किया, उन्होंने व्यवस्था ये किया कि सरकार जिन संपत्तियों का अधिग्रहण करेगी इस प्रकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए, भूमि सुधार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए, उस पर कोई न्यायिक पुनर्निरीक्षण नहीं हो सकेगा। और दूसरा, उन्होंने 9th शेड्यूल की स्थापना की, 9वीं अनुसूची की संविधान में स्थापना की और ये कहा कि जो भी भूमि सुधार कानून लागू होंगे वो भूमि सुधार कानून 9वीं अनुसूची में रख दिए जाएंगे और जो भी कानून 9वीं अनुसूची में रख दिए जाएंगे उन पर किसी भी प्रकार का न्यायिक पुनर्निरीक्षण नहीं हो सकता है, चाहे वो भूमि सुधार कानून राज्यों के द्वारा बनाए गए हों और चाहे वो भूमि सुधार कानून केंद्र सरकार की अर्थात संसद के द्वारा बनाए गए हों। ये एक दो चीजें फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से डेवलप हुई। और इस प्रकार से दूसरा केस आया जो कि हमको दिखाई देता है कि बेला बनर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में 1954 में एक मुकदमा आया और उसमें ये हुआ कि सरकार जो कॉम्पेंसेशन देती है, भूमि अधिग्रहण करती है तो कंपेंसेशन देती है, तो सरकार जो कंपेंसेशन देती है, मुआवजा देती है, वो मुआवजा फुल मार्केट रेट पे दिया जाना चाहिए जिसकी भी संपत्ति अधिग्रहण होती है। बेला बनर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। अब ये भी सरकार के लिए उस समय बहुत था क्योंकि उस समय शुरुआती दौर था, सरकार के पास वित्तीय संकट था, इतने संसाधन नहीं थे कि मार्केट रेट पे सरकार जिन चीज़ों का, जिन भूमि का अधिग्रहण करे उसको मार्केट रेट पे उसका पेमेंट करे। इसलिए संसद ने चौथा संशोधन संविधान में किया 1955 में और उसके द्वारा उसने आर्टिकल 31(2) में एक और प्रावधान जोड़ा और वो प्रावधान ये था कि कोई भी कानून जो ये कहता है कि कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा उसकी एडिक्वेसी को जज करने के लिए कोई भी मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन नहीं हो सकेगा। अर्थात कोई भी न्यायालय इस पर विचार नहीं कर सकेगा कि मुआवजा जो दिया गया है वो मुआवजा पर्याप्त है या पर्याप्त नहीं है। अर्थात जो मार्केट रेट का फंडा लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने, एक प्रकार से उसको पार्लियामेंट ने 4th अमेंडमेंट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ये दूसरा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। तीसरा मुकदमा आया गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ केस आप सभी जानते हैं, बड़ा चर्चित केस है, 1967 का केस है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि पार्लियामेंट तो मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन कर ही नहीं सकती है। और उस गोलकनाथ केस में, उसी गोलकनाथ केस में पंजाब का एक कानून था जिसको कि पंजाब लैंड टेन्योर लेजिस्लेशन कहा गया था, उसको चैलेंज किया गया था और ये कहा गया था कि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है और फंडामेंटल राइट को चूंकि ये वायलेट करती है लिहाजा इसको इनवैलिड करार दे दिया जाए। और जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब संविधान में कोई भी फंडामेंटल राइट में पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती है। तो जाहिर है कि फंडामेंटल राइट में अगर कोई भी लॉ है अगर वो चेंज कर रहा है तो वो भी नहीं किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने इसके एवज में, गोलकनाथ केस के एवज में गवर्नमेंट ने 24th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया 1971 में। आप जानते हैं कि उस समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट संशोधन था और उसमें आर्टिकल 368 में संशोधन किया गया और ये कहा गया कि संसद की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, अथॉरिटी है, अर्थात संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है संसद की, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। संसद की संशोधन करने की शक्ति में किसी भी प्रकार का आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन किए जाते हैं उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। तो जो गोलकनाथ केस का जिस था कि भाई सरकार कोई भी संसद कोई भी संशोधन फंडामेंटल राइट्स में नहीं कर सकती है, उसको निरस्त करने का प्रावधान कर दिया गया इस संशोधन के द्वारा, जो कि हम 24th अमेंडमेंट 1971 में देखते हैं। चौथा मसला बैंक नेशनलाइजेशन केस का आया 1971 में और 1971 के उसमें मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यू लिया कि जिसको बैंक नेशनलाइजेशन केस कहते हैं कि जो भी कॉम्पेंसेशन सरकार देती है वो फुल कॉम्पेंसेशन होना चाहिए। अर्थात अगर किसी भूमि का, किसी संपत्ति का सरकार अधिग्रहण करती है तो उस संपत्ति का अधिग्रहण करने में फुल कॉम्पेंसेशन सरकार को देना पड़ेगा। अब ये भी एक समस्या थी सरकार के लिए। सरकार ने 25th अमेंडमेंट किया 1971 में ही और सरकार ने कहा कि ये जो कंपेंसेशन वर्ड है, इस कंपेंसेशन को वर्ड को हटा के इसकी जगह अमाउंट वर्ड कर दिया जाए, लिहाजा वो कंपेंसेशन का मुद्दा ही खत्म हो गया। और पांचवा केस आया कि जब
स्वयं ये 25th अमेंडमेंट चैलेंज हुआ केशवानंद भारती केस में, तो केशवानंद भारती ने अमाउंट वाले मुद्दे पे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने गोलकनाथ केस को ओवर रूल कर दिया और ये कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ज़रूर है कि उस केस में, केशवानंद भारती केस में, सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक संपत्ति के मौलिक अधिकार को बेसिक स्ट्रक्चर नहीं माना। ये नहीं कि उसने मौलिक अधिकारों को बेसिक स्ट्रक्चर नहीं माना, लेकिन उसने संपत्ति के मौलिक अधिकार को बेसिक स्ट्रक्चर नहीं माना। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये तमाम जो पांचों दृष्टांत हमने आपको दिए हैं, ये सारे के सारे इस बात की ओर इंगित कर रहे थे कि अब पार्लियामेंट किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, इवन वो फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकती है। ये चीज़ जब केशवानंद भारती केस में उभर के सामने आ गई, तो उसके बाद संसद ने, जब जनता पार्टी की सरकार आई 1977, इमरजेंसी लग गई 75 में, और 75 to 77 इमरजेंसी रही। उसके बाद जनवरी में चुनाव हुए, और उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई, तो जनता पार्टी की सरकार ने 44th अमेंडमेंट करके इस पूरी जड़ की समस्या को ही समाप्त कर दिया। अर्थात जो अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट किया, उस 44th अमेंडमेंट के द्वारा उन्होंने आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 इन दोनों को ही संविधान से डिलीट कर दिया। और इस प्रकार से जब ये दोनों डिलीट हो गए, तो इन्होंने संविधान से एकदम बाहर नहीं किया, बल्कि संविधान में आर्टिकल 300A के रूप में एक दूसरे स्थान पे आर्टिकल 31 को स्थानांतरित कर दिया। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 31 जो है उसका स्वरूप फंडामेंटल से कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। अर्थात वो फंडामेंटल राइट के सेक्शन में नहीं रही, बल्कि वो संविधान के एक दूसरे प्रावधान आर्टिकल 300A के रूप में हमको संविधान में दिखाई देती है। अब ये जो चेंज हुआ फंडामेंटल राइट से उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाने के दिशा में जो चेंज हुआ, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें है ये ध्यान रखनी है कि जो 44th अमेंडमेंट के थ्रू ये हुआ, तो 44th अमेंडमेंट में जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ें, उस अमेंडमेंट का जब ऑब्जेक्टिव आप पढ़ेंगे, तो उस अमेंडमेंट के ऑब्जेक्टिव में साफ लिखा हुआ है कि अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अब केवल एक सामान्य विधिक अधिकार के रूप में होगी। तो ये 44th अमेंडमेंट का ऑब्जेक्टिव कहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर ये मुद्दा उठता है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि लीगल है कि फंडामेंटल है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44th हुआ, उसमें साफ लिखा हुआ है कि नाउ henceforth द राइट टू प्रॉपर्टी विल or be an ordinary legal right, simply a legal right and nothing else। तो ये एक प्रकार से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आज की तारीख में जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक लीगल राइट के रूप में उसको 44th अमेंडमेंट में करने का प्रस्ताव किया। हालांकि बहुत सारे न्यायिक जो निर्णय हुए हैं, उस न्यायिक निर्णयों में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस किए गए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि पिछले वर्ष 2020 में BK रविचंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में। उसमें ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट अब मौलिक अधिकार तो संपत्ति का मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन ये जो संपत्ति का अधिकार है, जो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार ही क्यों न है, लेकिन ये इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय रूल ऑफ लॉ, अर्थात कानून के शासन के द्वारा ये एक प्रकार से प्रोटेक्टेड है। ये स्पेशल है, ये कोई ऑर्डिनरी लीगल राइट नहीं है, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है जो कि हमारी बेसिक लिबर्टीज़ और इकोनॉमिक लिबर्टी को गारंटी करता है। तो इस तरीके से 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया। 2021 में अर्थात इसी वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने ही बजरंगा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस हुआ, और उसमें उन्होंने एक और महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया गया, और वो ऑब्जर्वेशन ये कहा गया कि जो आप संपत्ति से वंचित करेंगे, सरकार अगर संपत्ति से किसी को वंचित करती है, तो उस वंचित करने में वो ऑर्डिनरी किसी अध्यादेश से या अन्य किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं कर सकती है, बल्कि संपत्ति से वंचित करने में उसको वास्तव में लीगल प्रोसीजर, लीगल प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। लीगल प्रक्रिया का पालन करके ही आप किसी संपत्ति से संपत्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद जो एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया वो मद्रास हाई कोर्ट का है। वो इसी वर्ष आया 2021 में, जयलक्ष्मी वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में है, जिसमें ये कहा गया और ये ऑब्जर्व किया मद्रास हाई कोर्ट ने कि
जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी का वास्तव में राइट टू लाइफ से सीधा सीधा कनेक्शन है, इसलिए इसको बहुत हल्के में इसको नहीं लिया जा सकता। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2019 में गायत्री देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये ऑब्जर्वेशन दिया था कि राइट टू प्रॉपर्टी इज बोथ ए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ए ह्यूमन राइट। तो इस प्रकार से भले ही राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट के रूप में डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया हो, डिलीट कर दिया गया हो, एबॉलिश कर दिया गया हो और उसको ऑर्डिनरी संवैधानिक अधिकार बना दिया गया हो, लेकिन तमाम उसके बाद से जो सुप्रीम कोर्ट के विगत 2-3 वर्षों में जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं, वो ऑब्जर्वेशंस इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वो उसको किसी हल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता, बल्कि किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण करने में, संपत्ति के अधिकार के बारे में नागरिकों को जो प्राप्त है, द स्टेट विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। राज्य को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि वो केवल एक संवैधानिक अधिकार ही नहीं है, बल्कि वो एक ह्यूमन राइट के श्रेणी में भी उसको माननीय न्यायालय में स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज की तारीख में जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट्स से हटा के 1978 में 44th अमेंडमेंट के द्वारा उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में बदल दिया गया, विच सिंपली मीन्स दैट इज एन ऑर्डिनरी लीगल राइट प्लेस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग इट ए हायर स्टेटस। बट कोर्ट्स का ऑब्जर्वेशन ये है कि उस संपत्ति का अधिग्रहण करने में या संपत्ति के अधिकारों से किसी को वंचित करने में राज्य को बहुत ही सतर्क होना चाहिए, क्योंकि ये केवल एक ऑर्डिनरी अधिकार नहीं है, बल्कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है जो हमारी इकोनॉमिक लिबर्टी, हमारी इक्वालिटी और मानवाधिकारों से ये जुड़ती है। थैंक यू वेरी मच।